किसी का दिल टूटेगा तो कोई रोएगा। किसी को खुशियां व्यक्त करने के लिए आसमां कम पड़ जाएगा। क्या करें दोस्तों, जिंदगी होती ही नाचीज ऐसी है। यहाँ कोई मेहनत किए बिना सब कुछ पाएगा, कोई मेहनत करके भी कुछ नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पुष्पराज आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हम 3 मुख्य विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इस देश में युवा और ख़ासकर से पढ़ा लिखा युवा होना गुनहगार है, और ये ओवरलैपिंग क्या होती है, इसका एजीटीए में क्या इफ़ेक्ट आएगा, और एजीटीए के रिज़ल्ट अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा, क्या इस देश में युवा होना और ख़ासकर से पढ़ा लिखा होना गुनहगार है। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का डाटा कह रहा है कि हमारे देश में जो कक्षा 10 तक पढ़ा लिखा हुआ है, या कक्षा 10 फेल है, या किसी बड़ी मुश्किल से 12 तक पढ़ गया, वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमा ही लेता है, उसको रोजगार कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन दिक्कत आती है जो ग्रेजुएशन करता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। फिर उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसकी वहाँ पर उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी है। और जो पीएचडी करता है दोस्तों, उसके सामने भी आखिरी सवाल रहता है रोजगार का। वो भी रोजी रोटी के लिए भटकता है, और उम्र भी उसकी हो जाती है, ना उसको नौकरी मिलती है ना छोकरी मिलती है, दोनों के लिए भटकता रहता है। और लास्ट में उसको अगर कोई ठीक ठाक नौकरी मिल भी जाती है तो वो जिल्लत वाली ज़िंदगी जीता है दोस्तों। क्योंकि अगर मन के मुताबिक नौकरी नहीं मिलना, ये भी एक छुपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, आज के दौर में खासकर से युवाओं के लिए बड़ा ही मुश्किल दौर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं कि सरकार के पास पद नहीं है। एक सरकार का ही आंकड़ा कहता है, सरकार के पास इस समय लगभग 8 लाख से ज़्यादा पद खाली हुए हैं अलग अलग विभागों में, चाहे जिस विभाग को आप देख लीजिए। दूसरा है, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर में एक होता है एफसीआई, जिसे एग्रीकल्चर छात्र वाले जानते होंगे, जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों, इसमें कम से कम 30 से 40 हज़ार पद खाली हुए हैं, और सरकार अगर चाहे तो एग्रीकल्चर के बहुत ही बड़े वर्ग को इसमें रोजगार दे सकती है। लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नज़र नहीं आती। हम नहीं कहते कि आप सरकारी क्षेत्र में ही रोजगार दें, अरे हम कह रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र को इतना बेहतर बना ले, सरकारी क्षेत्र के लिए युवाओं का मन उतना ही रहे जितना प्राइवेट क्षेत्र के लिए भी रहे। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, खून चूसा जाता है और पैसे के नाम पर सिर्फ एक फूटी कौड़ी पकड़ाई जाती है। ये आज इस देश की हालत होकर रह गई है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, आज के दौर में युवाओं के साथ होता क्या है। जिसकी उम्र 24 साल, 25 साल, 26 साल युवा हो जाता है, वो एकदम मानसिक दबाव से, एकदम कुंठा से भर जाता है। उसे लगता है मैं तो यार वृद्ध हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ। लेकिन इस देश में जो नेता पोता हैं, जिनकी उम्र 70 है, 75 साल है, वो कहते हैं कि अभी हम तो नौजवान हैं, अभी हमारी उम्र क्या हुई, अभी हमें रिटायरमेंट थोड़ी होना है। जो इस देश का नेता है 50 साल, 55 साल, 60 साल का, वो अपने आप को नवयुवक कहता है, अपने आप को नौजवान कहता है। ये इस देश की हालत बन के रह गई है। दोस्तों, आप ही बताएं, ये देश कैसे तरक्की करेगा, ये देश कैसे विश्व गुरु बनेगा, जो ये लोग झूठा दिलासा दिलाते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं। जब इस देश का युवा नहीं संतुष्ट रहेगा, जब इस देश के युवाओं के लिए रोजी रोटी के लिए पल पल भटकना पड़ेगा, पढ़ा लिखा बेरोजगार रहेगा, कैसे ये देश युवा आगे बढ़ेगा। जब इस देश का किसानों के लिए उसको कैसे वो अपनी रोजी रोटी कमाए, कैसे वो अपनी आय का स्रोत जनरेट करे, जब उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कैसे ये देश आगे बढ़ेगा। यकीनन दोस्तों, इस सरकार को सुनना पड़ेगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब इस देश का युवा भी क्रांति करेगा और सरकारों के लिए अपने सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। यकीनन दोस्तों, हम सभी को जागना पड़ेगा। और ऐसा इन लोगों ने सिस्टम बना दिया है, ये लोग चाहते ही हैं कि हम लोग किताबों में घुसे रहें। कोई 3 साल में एक नौकरी आएगी, उसकी तैयारी करें। एग्रीकल्चर क्षेत्र में तो और भी दूभर हो जाता है, 3-3, 4-4 साल में एक पद आता है, और उसके लिए लड़के तैयारी करते हैं। एक बार आया, उसमें नहीं हुआ, फिर उनकी 4 साल एज चली जाती है। इस तरह करके बढ़ोती
कुंठित भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, जिस उम्र में हमें नौकरी और छोकरी चाहिए, जिस उम्र में हमें भी मौज करना चाहिए, उस उम्र हमारी ज़िंदगी यूं ही कट रही है। दूसरी दोस्तों बात करने वाला हूँ कि अगर सरकार चेतेगी नहीं तो यकीनन सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी मैं बात करूँगा दोस्तों ओवरलैपिंग की। क्या होता है ओवरलैपिंग? ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा कि ओवरलैपिंग क्या होता है, खासकर से रिजर्वेशन के एरिया में। जी हाँ दोस्तों, ओवरलैपिंग वो चीज़ होती है जब कोई व्यक्ति अपनी कैटेगरी, खासकर से ओबीसी और एससी एसटी में उसके अच्छे नंबर आते हैं तो उसको जनरल में फ़ाइट कराया जाता है। अगर वो फाइट कराई जाती है तो यही ओवरलैपिंग होती है, उसको जनरल में मौका मिलता है ताकि ओबीसी एससी एसटी का जो कमज़ोर वर्ग का छात्र है उसे भी मौका मिल जाए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एजीटीए में दोस्तों अगर एजीटीए में अगर ये सारी चीज़ें सुचितापूर्वक हुई तो यकीनन बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर इसमें धांधली हो गई दोस्तों तो जिन लोगों के अच्छे नंबर भी आएंगे वो लोग भी सिलेक्शन नहीं पाएंगे, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में भी दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एजीटीए के रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों, जो पेपर लास्ट में अभी हमसे एक पहले हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसका अभी हाल ही के दिनों में रिज़ल्ट आ गया है। दोस्तों, बस ये मान के सोचिए कि हमारा रिज़ल्ट किसी भी दिन आ सकता है। यानी जिस दिन आप शाम को खाना खा रहे होंगे या कुछ कार्य कर रहे होंगे, आपको तुरंत खबर मिलेगी कि आपका रिज़ल्ट आ गया है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए तो खुशियों की बात होगी, लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा उनकी धड़कनें रोएंगी, सांसें रोएंगी, दिल रोएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, हार लेकिन हमें दोस्तों माननी नहीं है। अब मैं बात करूंगा फाइनल्स कट ऑफ की। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन मुझे भी कई लोगों ने कहा भैया आप भी कट ऑफ बताएं क्या हो सकती है। दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ जाने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। मेरी बात 50% सही भी हो सकती है, 50% गलत भी हो सकती है। तो बाद में अगर गलत हो जाएगी तो कुछ लोग कहेंगे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है। आखिरकार निर्णय सरकार को ही लेना है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या गलतियाँ हो सकती हैं सरकार से, क्या कुछ कारनामे हो सकते हैं, वो सब सरकार को मालूम है। लेकिन फिर भी एक मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ 50-50%। दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ होगी, अगर मैं बात करूँ ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की, तो इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 40 से 50 नंबर के बीच में रहने वाली है। यानी इनके बीच में कोई भी संख्या आ सकती है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों की। अगर मैं बात करूं हमारे एससी भाइयों की, तो इन लोगों की कट ऑफ रहेगी लगभग 35 नंबर से 45 नंबर की। अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो उन लोगों की कट ऑफ रहेगी लगभग 25 नंबर से 35 नंबर के बीच में। अगर मैं बात करूं एसटी भाइयों की, तो उन लोगों की भी लगभग कट ऑफ रहेगी 25 से 30 नंबर की। और अदर लोग जो रहेंगे उनकी कट ऑफ बड़ी कम जाएगी। तो दोस्तों, दिल को थोड़ा सा अपना दर्द को कम रखिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जिनका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने तो अपनी जान लगा दी थी, अपनी धड़कन लगा दी थी, अपनी सांसें लगा दी थी, अपनी मेहनत का एक कतरा लगा दिया था। लेकिन गलती हमारी क्या है? पेपर बनाने वालों की गलती है। लेकिन मौके आगे भी आएंगे दोस्तों, और यही एक कोई मौका नहीं है। तो रोने से तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने जो पिछले वीडियो को प्यार दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सोचिए मात्र 5 सब्सक्राइबर और व्यूज़ गए हैं, लगभग 250 व्यूज़ गए हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, यकीनन अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलेगा तो यकीनन ये वो प्लेटफार्म बनेगा जिसमें दोस्तों सिर्फ बात होगी एग्रीकल्चर छात्रों की, उनके हक की बात। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। फिर आगे भी दोस्तों आपसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखें आगे मैं किस विषय पर बात करूँ और कौन से महत्वपूर्ण विषय आपको लगते हैं। ज़रूर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।